हेलो बच्चों, चंद्रा क्लासेस प्रयागराज के तरफ से मैं शिवम तिवारी आपका हार्दिक स्वागत है और नंदन करता हूं। यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट की आज ये हमारी पहली क्लास है, अकाउंटिंग की बेसिक क्लास है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि पहली क्लास को आप लोग एकदम सीरियस लेंगे और कॉपी कलम साथ में लेके बैठेंगे, ठीक है। तो बीच बीच में आपको जो क्वेश्चन है पुटअप करना है, लेकिन बार बार क्वेश्चन आप पुटअप नहीं करेंगे। विशेष फोकस आपका अपने कंटेंट पे रहेगा, ठीक है। आने वाली जो 6-7 क्लास है आपको कायदे से कंटिन्यूसली लेना है, इसके बाद आप ऑटोमेटिकली चीजों को आंसराइज करने लगेंगे, ठीक है। तो आइए, जो पहली बात है बेसिक पर, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सब लोग हेडिंग डालो अकाउंटेंसी, ठीक है। देखिए, ये जो आपका नोट्स है पीडीएफ का, ये आज आपको मैं पढ़ा रहा हूं, उसके बाद टेलीग्राम के ग्रुप में भेज दूंगा। जिसको प्रॉब्लम हो रही है, ये हैंड रिटन नोट्स है ना, इसको आप कायदे से फोटोकॉपी निकलवा लोगे और पूरा कलरफुल करके कायदे से पढ़ो। आप देखना, प्रयास करना, हो सकता है यहां से क्वेश्चन आपके बाहर ना जाए, ठीक है। चलिए, बार बार टीजीटी पीजीटी की जब मैं बेसिक की क्लास ले रहा था अकाउंटिंग की, तो उसमें मैंने बताया भी है, ये क्लास 1-2 बार दिया भी है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कंटेंट पर अच्छा काम करना है तो आपको अपने से लिखना बहुत जरूरी रहेगा। ये जो नोट्स है, ये इसको आप और मॉडिफाई करो, ठीक है। ये कंटेंट आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपको कंटेंट कैसा चाहिए वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेरा जो यहां पर बोलने का क्राइटेरिया रहेगा, वो समझाने क्राइटेरिया रहेगा, वो दोनों लैंग्वेज में रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि आप चीजों को आसानी से इंग्लिश में जल्दी से कवर भी कर सकते हो, और हिंदी की जो काउंटिंग है वो बहुत टफ है, ठीक है। इसी के साथ चलिए आज हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। चलो शुरू हो जाओ सब लोग। सबसे पहली बात, अकाउंटेंसी को हिंदी में लोग क्या बोलते हैं? लेखा शास्त्र, है ना। तो 3 वर्ड रहेगा, आपको ध्यान रखना रहेगा यहां पर, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, ठीक है। उस पर अभी हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले आज हम लोग बेसिक पर बात करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरुआत हो गई हमारी। यहां पर आप सबको पता है फादर ऑफ अकाउंटेंसी ये कौन है? ये आपका ल्यूकस या ल्यूका पैसिओली, है ना। लेखांकन के जनक की जब भी आप बात करोगे, लेखांकन के जनक की जब भी आप बात करोगे, तो लेखांकन के जनक कौन है? लेखांकन के जनक हैं आपके ल्यूका पैसिओली, ठीक है। इनकी बुक का नाम क्या है? बुक का नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रप्चरीज, है ना। ध्यान रखोगे, बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था डी कंप्यूटिसेट, है ना, स्क्रप्चरीज, ठीक है। तो आपको ध्यान देना रहेगा, अगर आपके ऑप्शन में ध्यान दो या कभी आप ब्रीफ में पढ़ रहे हो थ्योरी को, तो देखोगे इस बुक को जो एक्चुअल में नाम रहा है वो रहा है सुमा डी अर्थमेटिका प्रोपोर्शनेट एंजमेंट, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे, अगर ऑप्शन में डी कंप्यूटेशन स्क्रप्चरीज है तो आप यहां पर टिक मारेंगे, अदरवाइज आपको क्या देखना है? सुमा डी अर्थमेटिक प्रोपोर्शनेट एंजमेट्रिक, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। इन सब बातों को मैं एक अलग से नोट सेंड करूंगा, उसमें रख दूंगा। पहले आपका काम क्या है? बेसिक क्लियर करना, ठीक है। फिर ये कब पब्लिश हुई थी? 1494 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे आप, क्या ध्यान में रखेंगे कि फादर ऑफ अकाउंटेंसी कौन है? फादर ऑफ अकाउंटेंसी है ल्यूका पैसिओली, ठीक है। एक्चुअल में ये जो बुक थी, ये बुक किसकी थी? मैथ की, लेकिन इसके कुछ पार्ट में, ठीक है, क्या मिला हमको? मिला अकाउंटेंसी। तो हम लोग मानते हैं अकाउंटेंसी की शुरुआत यहीं से हुई। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ल्यूका पैसिओली कौन थे? बायोलॉजिस्ट, कम्युनिस्ट, है ना, या गणितज्ञ? तो इस तरह अगर क्वेश्चन आएगा तो मैथमेटिशियन थे ये, है ना, एक गणितज्ञ थे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे कवर कर सकता है। तो इन बातों को भी आपको क्लियर करना है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2-3 बातें मैं आपको यहां से कवर करवा रहा हूं, आपको प्रयास करना है इन चीजों को कवर करने का। तो लिखोगे छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें आप यहां पर
लिखने का प्रयास जरूर करिए। ठीक है, आइए देखो, आपसे ये पूछ सकता है, लिख लें भाई सब लोग, कि जो लूका पैसिओली थे, है ना, लूका पैसिओली थे, ठीक है, नोट कर लो। चलो, अब सही है, आपका पेज जो है पूरा हो गया। ठीक है, और इसको नए पेज में कर सकते हैं। चलो लिखो भाई, ल्यूका पैसिओली। आप ऐसे बना के लिखना बीच में, है ना, आप ऐसे कर लोगे, समझ जाओ, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ये ऐसे बना लो, ठीक है, और ध्यान दो, ये जो ल्यूका पैसिओली थे, रेजिडेंट मतलब रहने वाले कहां के थे? तो रेजिडेंट जो सिटी थी इनकी, कहां थी वो? वेनिस। वेनिस कहां की है? सॉरी, वेनिस कहां पर है? सोनिया गांधी के घर की। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि इनका निवास कहां था? निवास कहां था? शहर में। शहर कहां था भाई? वेनिस, इसमें हिंदी इंग्लिश कुछ होता नहीं, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। कहां है ये भाई? इटली में। यहां से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि ल्यूका पैसिओली कहां के निवासी थे? वेनिस। वेनिस कहां पर भैया? इटली में है, जहां की सोनिया गांधी। इस बात को आपको ध्यान रखना है, नोट कर लो सब लोग। चलो, मान लो मैं इसको नोट दे रहा हूं, जितने नोट है वहां से क्वेश्चन रहेंगे, आपको ध्यान रखना है। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 लिख लोगे। इस जो आपका बुक था, इसमें डबल एस्पेक्ट की बात की गई थी। अगर पूछा जाए आपसे कि डबल एस्पेक्ट की बात कहां पर की गई, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि जब डबल एस्पेक्ट की बात हुई थी, वो कहां हुई थी? डीकंप्यूटेड स्कल्पचर इसमें हुई थी। कोई दिक्कत नहीं इसमें, आपको आगे बढ़ो। अब चलो लिख लो, इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? ठीक है, आप लिख सकते हो, ट्रांसलेट, ट्रांसलेटेड रहेगा, इनटू इंग्लिश, है ना। अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? यहां से भी एक क्वेश्चन रहेगा, आपको ध्यान रखना रहेगा। अंग्रेजी में अनुवाद डीकंप्यूटेशन डिस्क्रिप्शन का किसने कर लिया बेटा? कर लिया आपका ह्यूज। पेन नहीं सही है, मांगा था पेन, मिली नहीं आज हमको। ह्यूज ओल्ड कास्टिल, CASTLE। कब किया इन्होंने? 1544 में। एक क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, इसको भी आप नोट कर लेंगे।
ठीक है, आपसे पूछा जाए डीकम्प्यूटेशन स्क्रिप्चरिस को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था, तो ह्यूज ओल्ड कास्टल ने 1544 में किया था। इस बात को आपको क्लियर करना रहेगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर यहां तक कोई समस्या है आप बताओ। एक तीसरी बात और लास्ट बात है, इसको भी आप पढ़ लोगे, हो सकता है लक बाई चांस यहां से भी क्वेश्चन पढ़ आ सकता है। ठीक है, फिर फाइनली कंप्लीट बुक, बहुत सारे चेंजेस थे, है ना। आफ्टर कंसीडरिंग ऑल चेंजेस, सारे चेंजेस को कंसीडर करने के बाद, हर सभी तरह के बदलावों को सुलभ कराने के बाद पूरी तरह से एक नई बुक आई, है ना। ये जो कंप्लीट बुक थी इसका नाम था इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है ना। इसको लिखने वाले कौन थे भाई, एडवर्ड जोन्स। कब लिखा था इन्होंने, 1785 में। ठीक है, तो आपको यह बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई समस्या हो तो बताइए, है ना। अगर आपसे कोई पूछता है कि डीकम्प्यूटेशन स्क्रिप्चरिस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया, ह्यूज ओल्ड कास्टल ने 1540, है ना, 1544 1544 में किया, 1544। फिर उसके बाद बहुत सारे चेंज हुए, है ना। आपको पता है कि डी डेयर, डेबिट की जगह डी डेयर और क्रेडिट की जगह सेल गिव, ये इस्तेमाल किया जाता था पुरानी जगह में। ठीक है, आप सुने रहिए, है ना, तो ध्यान रखोगे। कभी सिविलाइजेशन की बात करें तो बेबीलोनिया सभ्यता से हमारी अकाउंटिंग का जन्म हुआ था। ठीक है, ये भी सब ध्यान रखो। कहां पाई जाती है, चाइना में। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। आप यहां पर देखोगे फाइनली कंप्लीट बुक, उसके बाद जितने भी चेंजेस परिवर्तन थे उन परिवर्तनों को सुशोभित करने के बाद हमारी एक नई बुक आई, पुस्तक आई, जिसका नाम था इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, है ना, पुस्तपालन की अंग्रेजी पद्धति। इसको एडवर्ड जोन्स ने लिखा 1785 में। तो तीन चीजें आपको याद रखनी। 1494 ल्यूका पैसियोली ने बुक पब्लिश की, कौन सी, डीकम्प्यूटेशन स्क्रिप्चरिस। फिर उसका ट्रांसलेशन ह्यूज ओल्ड कास्टल ने 1544 में किया। उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए, चेंज को अडैप्ट करने के बाद एक नई किताब आई, इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, है ना। इसको एडवर्ड जोन्स ने, है ना, 1785 में पब्लिश किया। ये तीन बात आपको क्लियर करनी है। ठीक है, इसके बाद आइए आगे बात करते हैं। चलो चलो भाई, चलो चलो। अब अगर हम आपसे पूछे ट्रांजैक्शन क्या होता है ना, जैसे अभी बैच ऑफलाइन का चला तो उसमें 2-3 लोग पढ़ रहे थे। अब 2-3 लोग पढ़ रहे थे तो काफी दिन से 11 का नुकसान हुआ तो उनको मैंने बैठा दिया। 11th वाले बच्चे भी उनके साथ पढ़ रहे थे, तब उनको बुरा लग गया कि कैसे 11th वाला मेरे साथ पढ़ सकता है, और जबकि एक्चुअल में 11th वाले बच्चे को उससे ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, तो चलिए, ईगो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप जितने छोटे क्लास से पढ़ेंगे, जितने छोटे बच्चे क्लास से पढ़ेंगे, उतनी आपको जानकारी होती जाएगी। मेरा एम था कि आपको अच्छी जानकारी प्रोवाइड करना, बट वही है, अब क्या ही कहा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन, सबसे पहली बात जो है वो ट्रांजैक्शन है ना। तो सबसे पहले जानोगे आप ट्रांजैक्शन क्या होता है ना, ट्रांजैक्शन के फीचर्स क्या हैं। इन सभी बातों के साथ आज हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। तो आइए अभी इस पे हम लोग बात करते हैं। सभी लोग हेडिंग डाल लें, ट्रांजैक्शन क्या होता है ना। सब लोग शुरू हो जाएं।
ट्रांजैक्शन क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। अंग्रेजी वाले बच्चे आप आराम से पहले चीजों को देख लो, फिर मैं आपसे बात करूं इसमें। हेलो, हाँ सर। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे ट्रांजैक्शन होता क्या है ना। ठीक है, देखो आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा है, जो अधिकार आपके पास है वो किसी को आप ट्रांसफर कर सकते हो, जो अधिकार आपके पास नहीं है वो आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो देखो जब भी मैं बहुत सारे बच्चे पढ़ने आए, मैंने पढ़ाया, और उनसे जब भी मैं पूछता हूं कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो वो कहते हैं कि जो सामान हम लोग खरीदते और बेचते हैं उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शन से आपको सवाल पूछा जा सकता है, वो सवाल कैसा होगा, इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए हमको ऐसा पढ़ना है कि अब ये प्रयास करो कि अब हमको दोबारा नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखो आपको यहां दो बातें दिख रही हैं। ठीक है, आपको यहां दो बातें दिख रही हैं। पहली बात क्या दिख रही है, पहली बात दिख रही है यहां पर मिस्टर ए है, और ये जो मिस्टर ए है ये कौन है आपके, ये है सेलर, और मिस्टर बी यहां पर कौन है, बायर है। मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं, कितने रुपए का, 5,000 रुपए का। फिर आप देखो मिस्टर बी क्या ट्रांसफर करें, इनको फंड ट्रांसफर करें 5,000 रुपए का, और ओनरशिप ट्रांसफर करें। ठीक है, अब देखो जब मिस्टर ए उसको गुड्स ट्रांसफर करें, चेक करो क्या राइट्स उनके पास है ट्रांसफर करने का, मतलब गुड फेथ है, मतलब मालिकाना हक आपका है, तभी तो ट्रांसफर करोगे, पहली बात। फिर ओनरशिप चेक करो, मालिकाना हक की बात मैंने की। फिर पोजीशन चेक करो, अगर तीनों चीजें आपकी हैं तभी आप ट्रांसफर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने पैसा दिया, इन्होंने ट्रांसफर कर दिया ओनरशिप। सपोज दैट अगर आप हमको 15,000 का मैं फोन बेच रहा हूं, आप हमको 15,000 रुपए दो और मैं आपको फोन ट्रांसफर ना करूं, मैं बोलूं जब आपको यूज करना होगा आप आगे यूज कर लेना, तो क्या आप फोन लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की है, राइट टू यूज दिया है। ये सारी बात हम लोग रॉयल्टी वाले चैप्टर में भी और अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो यहीं पर मेरी बात बनी, ट्रांजैक्शन इज अ मोनेटरी टू वे प्रोसेस। ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या है, मोनेटरी टू वे प्रोसेस है। इसको आप हमको एक्सप्लेन करके बताने का प्रयास करिए। बताइए भाई सब लोग, जितना आप बताएंगे उतना आपका फायदा है, जितना आप नहीं बताएंगे उतना आपका और फायदा है। बताते जाएं। चलो, अब हिंदी वालों के लिए ये ठीक रहेगा, इसी में मैं चीजों को इंक्लूड कर रहा हूं। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा अपना। पहली बात क्या बोला मैंने, ट्रांजैक्शन इज अ मोनेटरी टू वे प्रोसेस। लिखेंगे इसमें लेखांकन सॉरी लेन देन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, लेन देन। एक द्विपक्षी मौद्रिक प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा आपसे। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहीं से बन गया है ना, आपसे पूछा जा सकता है ट्रांजैक्शन किस टाइप की प्रक्रिया है। अब आपको मैं यहीं पर चीजों को एक्सप्लेन करता हूं, है ना। आप जब भी बात करोगे ट्रांजैक्शन की, उससे पहले आप बात करोगे, इस नोट्स को जब आप पढ़ोगे ना बेटा, आप अपने से समझ जाओगे कि आपको चीज एकदम क्लियर मिल गई है। ठीक है, आपको फिर प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं है। इसमें मैंने हर एक छोटी और बड़ी बातों को मेंशन यहां पर
किया है। देखो आप यहां पर ट्रांजैक्शन जो है, लेन देन जो है, दो तरह का होता है। ठीक है, आप ध्यान दोगे यहां पर जब भी आप बात करोगे ट्रांजैक्शन की, तो आपको पता है यहां पर ट्रांजैक्शन दो तरह का होता है। ठीक है, तो पहला लिखेंगे आप मौद्रिक लेन देन। दूसरा रहेगा आपका अमौद्रिक लेन देन। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप आराम से। नोट ना करें आप, है ना, आप आराम से पढ़ें, मैं चीजें आपको खुद ही क्लेरिफाई कर करके देता रहूंगा। ठीक है, हर चीज आपको यहां पर मिल जाएगी, आप परेशान ना होइएगा। चलो, इसको और मैं कायदे से लगा के आपको भेज दूंगा। ठीक है, आपने देखा जो ये लेन देन है, ये दो तरह का है ट्रांजैक्शन, एक मौद्रिक है, एक अमौद्रिक लेन देन है। ठीक है, तो जब भी आप मोनेटरी ट्रांजैक्शन, मौद्रिक लेन देन की बात करते हो, यहां पर ओनली मोनेटरी ट्रांजैक्शन आर इन्वॉल्व। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जिनका अध्ययन हम लोग मुद्रा के रूप में करते हैं, अध्ययन ही नहीं, जिनका पेमेंट भी हम मुद्रा के रूप में करते हैं, केवल उसकी बात हम लोग यहां पर करते हैं। जो किससे रिलेटेड हो? पैसे से। द ट्रांजेक्शन विच इज रिलेटेड टू द मनी और मनी इज वर्थ, है ना, जो मुद्रा में या मुद्रा के रूप में किसी चीज से रिलेटेड बात करता हो, उसको हमने यहां पर मौद्रिक लेन देन बोला। जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम सप्लायर, सैलरी पेड, वेजेस पेड। ठीक है, इस तरह की चीजों को हम लोग बात करते हैं यहां पर। और आप देखो यहां पर मैंने आपसे बोला है ओनली मोनेटरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग, केवल मौद्रिक लेन देनों का लेखा हम लोग अकाउंटिंग में, बुक कीपिंग में, लेखांकन में करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, यह आपका एक एमसीक्यूज है। ठीक है ना, आपको एक बात ध्यान रखना है, ये प्रैक्टिस सेट से आप कोई काम बनने वाला नहीं है। प्रैक्टिस सेट ही आप सॉल्व करो, आपको ध्यान रखना है पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, आपको किसी प्रैक्टिस सेट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ये आप ध्यान रखो। और आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप लाख प्रैक्टिस सेट कर लो, क्वेश्चन गलत ही होना है। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे लेन देन जो मुद्रा से संबंधित हैं, उनको आप कहां लिखते हो? ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, मैं नोट्स इसीलिए लिख लिया हूं इंग्लिश में और हिंदी वालों के लिए मॉडिफाइड कर रहा हूं, आप अपना सब्र बनाए रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां लिखोगे आप ऐसे लेन देन जो मौद्रिक रूप में किए जाते हैं या मुद्रा से संबंधित होते हैं। ठीक है,
वित्तीय लेन देन की बात हम लोग करते हैं यहां पर, ठीक है। मौद्रिक लेन देन को आप वित्तीय लेन देन के नाम से भी जानते हो, इस बात को ध्यान रखोगे, ठीक है। अब इसका उल्टा कर लो, ऐसे ट्रांजैक्शन जो मुद्रा के रूप में नहीं रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, जैसे आपके मां का दुलारना, आपके पिताजी का आपको पढ़ाना, आपके बहन का आपके प्रति प्यार, है ना, एक शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया बच्चा, तो वहां पर ध्यान रखो, वहां पर क्या है, मौद्रिक लेन देन हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, एग्जाम्पल आप अपना यहां पर, टेक एंड केयर बाय मदर, टीचिंग बाय पेरेंट्स, ठीक है। आप मंदिर गए हो, 10 रुपए डोनेट कर रहे हो, है ना, तो क्या है ये आपका अमौद्रिक लेन देन है। अमौद्रिक लेन देन का मतलब क्या है, जो जिसका मेन एम क्या है, सोशल सर्विस, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, तो ट्रांजेक्शन आपसे कोई पूछेगा, दो तरह का होता है भैया ट्रांजैक्शन, एक होता है एक मौद्रिक, एक होता है अमौद्रिक। पहली लाइन आपको क्लियर हो गई है, पहली लाइन पे इतनी बात आपकी बन गई है, ध्यान रखोगे आप, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। इसीलिए हमने आपसे क्या कहा, हमने कहा लेन देन एक द्विपक्षीय, द्विपक्षीय मतलब दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष है आपका क्रेता, दूसरा पक्ष क्या है आपका विक्रेता। ऊपर देखो लिखा है सेलर और बायर, ठीक है ना, जिसमें इन विच एटलीस्ट 2 और मोर पार्टीज आर इन्वॉल्व, ठीक है ना। लिख लेते हैं हम लोग इसमें भी, चलो आओ देखोगे, जिसमें कम से कम दो पक्षों का दो पक्षों को शामिल करते हैं, ठीक है ना। तो कम से कम कितने पक्ष हैं इसमें, दो पक्ष हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक पक्ष बायर है, दूसरा पक्ष सेलर है, दो से अधिक भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं, तो आपको ध्यान रखना है। वेयर गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ आर ट्रांसफर और एक्सचेंज, ठीक है। जहां पर ठीक है, जहां पर वस्तु या सेवाओं अथवा दोनों का हस्तांतरण होता है, ठीक है। जहां पर आप या तो क्या बेचोगे, या वस्तु बेचोगे, या सेवा बेचोगे, या दोनों बेचोगे, आपको इस बात ध्यान रखना। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि भैया वस्तु क्या होती है, भैया सेवा क्या होती है, बताएंगे क्या आप, बताइए, चलिए आ जाइए। चलो देखो, मैं आपसे बार बार एक बात कह रहा हूं, सारी बातें मैंने लिखी हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस आप 10 रुपए खर्चा करो और अपना प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक है। चलो देखोगे, गुड्स का मतलब क्या होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया गुड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, आप आराम से लिख भी सकते हो, ऐसी कोई भी चीज जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकती है, वही वस्तु है, वही सेवा है, ठीक है ना।
ध्यान रखोगे। आपसे अगर कोई चीज पूछे भैया गुड्स क्या होता है, गुड्स वो होता है जिसका हम लोग खरीदते बेचते हैं, ऐसे कहते हैं। और आपको ध्यान रखना है, आप अगर नौकरी पाने के लिए पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ना है आपको पता ही है, और कंपटीशन किस लेवल का है। ठीक है, तो कहने मतलब क्या, एनीथिंग विच हैज द पावर टू सेटिस्फाइंग ऑफ ह्यूमन नीड्स और वांट इज नोन एज गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ध्यान रखोगे दोनों की डिफिनेशन सेम है। अब डिफरेंशिएट करना है। गुड्स टेंजिबल होता है, मूर्तमान होता है, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। बट सर्विस कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच, ना तो आप उसको देख सकते हो, अमूर्त होती है, ना तो आप उसको छू सकते हो, ना तो उसको स्टोर करके रख सकते हो। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया, आप क्या करो, गोला लगा लो। गुड्स क्या है भैया, गुड्स टेंजिबल, पहली बात। जो क्या गुड्स क्या होता है, जो सेटिस्फाई करता है किसको, ह्यूमन नीड्स को। ठीक है, ध्यान रखोगे। फिर पहली बात क्या है, गुड्स मूर्तमान है, मतलब टेंजिबल है। फिर सीन एंड टच, फिर स्टोर, फिर सेपरेबल। बट सर्विस में सब चीजें नहीं होती, इंटेंजिबल है ना। फिर नॉट सी नॉट टच बाय द पर्सन, ना तो आप इसको देख सकते हो ना छू सकते हो, वह केवल महसूस कर सकते हो। कांट बी स्टोर, कभी भी स्टोर नहीं कर सकते हो इसको। कांट बी सेपरेटेड, इसको आप अलग नहीं कर सकते हो। ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो कि गुड्स और सर्विस लिखा है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें डिफरेंशिएट भी मैंने कर दिया है। गुड्स और सर्विस में डिफरेंस क्या है, और ध्यान दो भाई। ठीक है, क्या कह रहा है, सेटिस्फाई करता है ह्यूमन नीड्स वांट को, ये भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसको आप स्टोर कर सकते हो, इसको स्टोर नहीं कर सकते हो, है ना। गुड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर, इसको इसके मालिक से आप अलग कर सकते हो, लेकिन सर्विस को कभी अलग नहीं कर सकते। एक डॉक्टर से उसकी डॉक्टरी, है ना, एक लॉयर से उसकी वकालत, कभी आप अलग नहीं कर सकते हो, है ना। ये टेंजिबल है, आप इसको देख सकते हो। ये इनटेंजिबल है, इसको आप देख छू नहीं सकते हो। ये सेपरेबल है, बट ये नॉट सेपरेबल है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें प्लस जो मैं बता रहा हूं, आप आराम से उसमें लिखते रहो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो ये बात हो गई हमारी ट्रांजेक्शन की। ठीक है, 3 लाइन में ट्रांजेक्शन क्या हो गया, इज मोनेटरी टू वे प्रोसेस हो गया, इन विच एट लीस्ट 2 और मोर पार्टीज आर इन्वॉल्व। ठीक है, वेयर गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ आर ट्रांसफर और एक्सचेंज। ठीक है, किससे देखोगे, ट्रांसफर करते हैं हम लोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करते हैं। 1 मिनट, अपडेट हो रहा है। हस्तांतरित करते हैं कीमत के बदले में। ठीक है, अब आज आप ट्रांजैक्शन के बारे में कायदे से जान गए हैं। अभी आपको ये बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, कि लेन देन एक द्विपक्षीय मौद्रिक प्रक्रिया है, जिसमें 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष क्रेता, दूसरा पक्ष विक्रेता होता है ना। फिर जहां पर वस्तु या सेवा को आप या दोनों को हस्तांतरित कर सकते हो। किसको करोगे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कीमत के बदले में। ठीक है, यहां से क्वेश्चन अब बना कैसे, अब क्वेश्चन कैसे बना ध्यान रखना है। दीपावली पर सेल लगी है, एक मोबाइल 15,000 का है, आपने अपना पुराना मोबाइल दे दिया और 10,000 रुपए दे दिया। क्या ये ट्रांजैक्शन है? आपको ध्यान रखना है, मौद्रिक प्रक्रिया मैंने आपको किस लिए लिखा है। अगर पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो आपका बार्टर सिस्टम हो जाएगा। जब तक पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ध्यान रखोगे, ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ट्रांजैक्शन के लिए क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, पैसा नहीं तो ट्रांजैक्शन नहीं। इस बात को अपने, जो पार्टी दूसरे पार्टी को सामान ट्रांसफर करती है उसको आप विक्रेता बोलते हो, जिस पार्टी को सामान ट्रांसफर होता है उसको आप क्रेता बोलते हैं। इस बात को आप ध्यान, यहां तक कोई समस्या हो आप बताइए। ये पूरी बात होगी आपके ट्रांजैक्शन की। ठीक है, तो ध्यान रखोगे फीचर्स क्या है, कम से कम 2 पार्टी हो,
सेलर बायर, है ना। फिर आपको कम से कम क्या ट्रांसफर करना, या तो गुड्स ट्रांसफर करो या सर्विस करो या दोनों करो, ठीक है ना। देयर मस्ट बी। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अगर सामान है आपने ट्रांसफर नहीं किया तो ट्रांजेक्शन नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं किया तो ट्रांजेक्शन नहीं होगा, है ना। तो आपको एक्सचेंज और ट्रांसफर करना है, ठीक है। किसके बदले में करेंगे, प्राइस के बदले में, कीमत के बदले में करना है, ठीक है। फिर द गुड्स एंड सर्विस मस्ट हैव सम वैल्यू, जो गुड्स और सर्विस उसकी कोई ना कोई वैल्यू है, उसी वैल्यू का नाम क्या है, कीमत, प्राइस, ठीक। फिर मोनेटरी कंसिडरेशन आर इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन, है ना। मौद्रिक प्रतिफल का होना कंपलसरी है। अगर मौद्रिक प्रतिफल नहीं होगा तो आपको ध्यान रखना है, उसको आप लेन देन की संज्ञा नहीं दोगे। तो एक आपको ध्यान रखना है, ट्रांजैक्शन के लिए लेन देन का होना कंपलसरी है, इस बात को आपको ध्यान रखना रहेगा, ठीक है। चलिए आइए इसको पॉइंट नंबर 2 डाल दे रहे हैं, बाकी चीजों को सीरियलाइज कर दिया जाएगा। वैसे ट्रांजैक्शन के बाद हम लोग इवेंट पढ़ते हैं, तो पढ़ लिया जाएगा इवेंट कल। आओ, संपत्ति क्या होता है, पढ़ लें एक बार फिर बात करें। देखो अभी ऐसे आपको नजर आ रहा है केवल आपने एक टॉपिक डिस्कस किया, बट आपने जाना किसके बारे में, आपने जाना कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, आपने जान लिया गुड्स क्या होता है, आपने जान लिया सर्विस क्या होती है ना, आपने जान लिया एक्सचेंज, है ना। तो ये सारी बातें आप, कई चीजों को आप जान ले रहे हो, ठीक है। आओ एसेट्स के बारे में बात कर लें। जगह चाहिए, है ना, आज सब में गैप बना लेंगे तो समझाने में कल आसान रहेगा। एसेट्स आर वेलेबल रिसोर्स। अगर बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा एसेट्स क्या होता है, तो सीधे बताते हैं जिससे हम बिजनेस करते हैं भैया, कोई इंटरव्यू नहीं है, नहीं मार के भगाए फिर, है ना। तो ध्यान रखना है आपको, एसेट्स आर वेलेबल रिसोर्स, ऐसी कोई भी मूल्यवान संसाधन, ठीक है, जिसका व्यवसाय में आप उपयोग करता है मालिक, किसमें, प्रबंध एवं नियंत्रण में। ऐसा कोई भी मूल्यवान संसाधन जो व्यवसाय के प्रबंध एवं नियंत्रण में प्रयोग किया जा रहा है या यूज किया जा रहा है, जिसका एक सुनिश्चित जीवन काल है और जो व्यवसाय को चलाने में, उसके प्रबंध करने में हमारी सहायता करता है, ठीक है, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, उसको हम लोगों ने नाम दिया संपत्ति। तो ध्यान रखोगे, एसेट्स आर वेलेबल रिसोर्स, ठीक है ना। संपत्ति क्या है, कोई भी मूल्यवान संसाधन, लिख दे रहा हूं मैं यहां बगल में, कोई भी मूल्यवान संसाधन जो जिसके माध्यम से व्यवसाय का मालिक प्रबंध एवं थोड़ा सा 1 मिनट सही कर लें इसको।
चलो, तो देखोगे भैया, कोई भी मूल्यवान संसाधन जिसके माध्यम से व्यवसाय का मालिक प्रबंध एवं नियंत्रण कर रहा है, फिर जिसकी एक आर्थिक, जिसका लिखो यहां, जिसकी नहीं, जिसका एक आर्थिक जीवन चक्र होता है, जो व्यवसाय को संचालित एवं प्रबंध में सहायता करता है, जो व्यवसाय में पुनः बेचने योग्य नहीं है, वही संपत्ति है। ध्यान रखेंगे आप, टाइम लग रहा है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे आप, ठीक है। ये आपकी कंप्लीट डिफिनीशन है, जरूरी नहीं आपको इसी पेपर के लिए काम दे, हो सकता है आप इससे आगे जाना चाहें। लोग कहते हैं संतुष्टम परम सुखम, बहुत गलत बात है। संतुष्टम परम सुखम, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, वही सोच लिए जिंदगी समाप्त हो गई, है ना। तो हमको ऐसा नहीं सोचना है जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, अगर ऐसा सोच रहे तो जिंदगी समाप्त है। हमको क्या करना है, और आगे कंटिन्यूस, ठीक है। तो ध्यान रखो, जिसकी एज है कंटिन्यूसली पढ़ाई को मेंटेन करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, पढ़ाई से कभी आप अलग ना हो, ठीक है। फिलहाल आओ यहां पर बात करते हैं। तो एसेट्स क्या है, कोई भी मूल्यवान संसाधन जिसके माध्यम से व्यवसाय का जो मालिक है वो प्रबंध एवं नियंत्रण का कार्य करता है, जिसका आर्थिक जीवन चक्र होता है। आर्थिक जीवन चक्र मतलब क्या होता है, हम लोग का भी एक आर्थिक जीवन चक्र है, कुछ समय के बाद हम लोग भी मर जाएंगे, चले जाएंगे, तारे बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे, उसी तरह जो एसेट्स होती है उस पर, उसको आप डिप्रिसिएट करते हो ईयर टू ईयर, और कुछ समय के बाद उसकी वैल्यू स्क्रैप के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहला वर्ड ही लिखा है, वैल्यूएबल रिसोर्स को ही आप एसेट्स कहते हो। पुराना स्कूटर बहुत मेंटेन रखे हो आप, वैल्यू 5,000 रुपए है, स्क्रैप के बराबर ही है उसकी वैल्यू, वो एसेट्स नहीं है। पुराना कंप्यूटर, आपको ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्स विच इज कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय बिजनेस ओनर, ठीक है, जिसके माध्यम से व्यवसाय का मालिक प्रबंध एवं नियंत्रण करता है। फिर जिसका एक आर्थिक जीवन चक्र है, कुछ समय के बाद उसकी भी जीवन लीला समाप्त है, हर चीज का एक सुनिश्चित जीवन काल है, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। विच इज हेल्पफुल इन द रनिंग एंड ऑपरेशन और मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है, जो क्या करता है, व्यवसाय को संचालन। अब व्यवसाय को संचालित कैसे करते हो, मेरी बात यहां पर उठती है ना। संचालन की जब आप बात करेंगे यहां पर,
हर चीज बताएंगे, बस थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। सीक्वेंशियल का प्रॉब्लम, नोट्स को रीअपडेट करना पड़ेगा। अगर व्यवसाय को चलोगे तो निर्माण करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे। मेरा सवाल है मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, आपसे पूछ सकता है। जब आप रॉ मटेरियल में प्रोसेस करो और कोई नया प्रोडक्ट जनरेट होता है, जो अपने पुराने आइडेंटिटी को लूज कर रहा है, जनरेट कर रहा है नया प्रोडक्ट को, उसको आपने क्या नाम दिया? उसको आपने नाम दिया मैन्युफैक्चरिंग, है ना। गेहूं आपने डाला, आटा और मैदा आ गया, तो आपको ध्यान रखना ये क्या है? आपका नया प्रोडक्ट हो गया कि नहीं? तो ये क्या हो गया? हमारा निर्माण हो गया। लेकिन आप गेहूं का बीज डाल रहे हो, ये गेहूं निकला, ये क्या है आपका? ये आपका उत्पादन है। तो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस होता है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? आप रॉ मटेरियल डालोगे, सिमिलर नेचर के गुड्स या सर्विस जनरेट होंगे, और जब डिफरेंट नेचर के होंगे तो उसको आप मैन्युफैक्चरिंग बोलोगे, और जब सेम नेचर के होंगे तो उसको आप क्या बोलोगे? प्रोडक्शन, ठीक है। तो शुगर केन से क्या कर रहे हैं आप? शुगर केन से शुगर निकाल रहे हो आप, तो ध्यान रखोगे ये क्या है? ये आपका मैन्युफैक्चरिंग है। अगर गन्ने का बीज डाल रहे हो, गन्ना निकल, ये क्या है आपका? ये आपका उत्पादन है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए आगे पढ़ते हैं धीरे धीरे हम लोग। हमको लगता है आपके इंट्रोडक्शन में 3 दिन लग जाएंगे हमको, और लिखने में ही समय लग रहा है बाकी। हाँ, लेकिन आप एक बार कर लोगे ना तो फिर समस्या नहीं है, ठीक है। यहां तक कोई समस्या? फिर जो व्यवसाय को संचालित, प्रबंध कैसे करेंगे आप उसको? आजकल ईआरपी, टैली, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए, तो ऐसे भी आप करते, तो भी आपके एसेट्स है, ठीक है, जिसको आप व्यवसाय में पुनः बेचने की नीयत से नहीं रखते हो। एसेट्स को रीसेल हम लोग नहीं करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका एसेट्स का डिफिनीशन हो गया है, इसको आपको ध्यान करना है, ठीक है। यहां तक कोई समस्या हो बताइए। आज की जो हमारी बात है वो केवल इतनी, इसके आगे की बातें हम लोग अपने कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको टाटा बाय बाय, ठीक है। नोट्स हम सेंड कर दे रहे हैं, आराम से आप निकलवा लोगे। हाँ अपडेट कर देंगे, आप हिंदी वर्जन भी साथ में निकलवा सकते हो, या इंग्लिश में किसी को डायरेक्ट चाहिए तो आप इंग्लिश का मैं भेज दूंगा, डायरेक्ट निकाल लेना, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।